Good afternoon, everyone. My name is Mayur, and we are back again to discuss the newspaper of 22nd December. आज का newspaper. Uh, these are the 5 articles that we are going to discuss. I'll give you a brief overview before we begin, and there are a couple of things that I want to mention. आज के आर्टिकल का जो पहला आर्टिकल है ना, आज के लिस्ट के में जो फर्स्ट आर्टिकल है, उसमें एक बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग. उस आर्टिकल को बस इसलिए सिलेक्ट किया है कि उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ लेते हो तो आपका बहुत ज़्यादा हद तक इकोनॉमिक्स में हेल्प हो जाता है. सो वी वुड स्पेंड लिटिल एक्स्ट्रा टाइम जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल. एंड सेकेंड थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन इज कि ये जो डिस्कशन है ये सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्यूरेट किया गया. जो भी अननेसेसरी डिटेल्स है, जो भी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कंटेंट है, उसको कट शॉर्ट करके स्पेसिफिकली एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे. सो विल ट्राई एंड मेक इट हाई रिटर्न इनिशिएटिव. 25-30 मिनट में मैक्सिमम रिटर्न इसमें से हम लोग फेच करने की कोशिश करेंगे. द 5 आर्टिकल दैट वी वुड बी डिस्कसिंग इज द फर्स्ट वन इज ऑफ आरबीआई. जो लिक्विडिटी ट्रैप में करंटली इंडिया फंसा हुआ है उसमें से बाहर कैसे निकले इसके बारे में बात करता है. द लिक्विडिटी लूप जहाँ पे आप करंटली फंसा हुआ है. सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिविजन, जो आर्टिकल 320 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कर रहा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट. उसमें से 5 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का उन्होंने डिले किया था लेकिन वो सबमिट हो चुका है. तो देयर वर सर्टन पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ तमिलनाडु SIR. तो वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. और हमारे लिए तमिलनाडु में क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बीट तमिलनाडु, बीट वेस्ट बंगाल, बीट असम और बीट एनीवेयर, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके का एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं. इस टॉपिक को हम लोगों ने पिछले 10 दिनों में CNA में 2-3 बार डिस्कस कर लिया कि क्या क्या डायलेमास इन्वॉल्व है. उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे. थर्ड आर्टिकल इज अबाउट मेडिकल नेग्लिजेंस. 6 छोटे बच्चे, उनको मेडिकल नेग्लिजेंस के वजह से HIV पॉजिटिव ब्लड दिया गया. 6 छोटे बच्चों को इन अ वे उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी. तो उसके पीछे मेडिकल पर्सपेक्टिव से मेडिकल अकाउंटेबिलिटी की कितनी नेसेसिटी है, जनरल अकाउंटेबिलिटी विद इन मेडिकल सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कशन हो गया. फोर्थ आर्टिकल इज रिगार्डिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो राइज हुआ है, स्पेशली जो सी रूट्स है, एनर्जी रूट्स जो है रेड सी के आसपास, वहां पे अटैक्स बढ़ गए उनके ऊपर से, एंड दैट हैज लेड टू सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स एंड दैट हैज लेड टू द राइज इन ग्लोबल क्रूड ऑयल. उसको हम डिस्कस करेंगे. लास्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग साइक्लोन डिटवा. साइक्लोन डिटवा जो श्रीलंका में आया था, काफी फ्लड आया, इसके लिए इंडियन आर्मी का स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग विंग भी गया था उनको हेल्प करने के लिए. उसके बाद श्रीलंकन विलेजेस में कितना सीवियर वाटर क्राइसिस आया हुआ है उसके बारे में है. सो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट wasting any further time, we'll start discussion. But before that, the new GS Foundation batch will be starting soon. The details of which you can get through by contacting this particular number. और जो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, जिसमें 10 प्रीलिम्स के स्मार्ट बुक्स होंगी, पर्सनलाइज मेंटरशिप होगी एंड 15,000 MCQ का जो टेस्ट सीरीज है प्रीफिट का, वो भी उसमें प्रोवाइड किया जाएगा. जो इट विल बी लॉन्चिंग, वी विल बी लॉन्चिंग इट वेरी सून. फॉर दोज डिटेल्स यू विल हैव टू स्टे ट्यून to CSAP. For details you can contact on the same number. This is the pre-fit initiative which has gained prominence amongst the aspirants. ये एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने जैसा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, UPSC हो, स्टेट PCS मतलब APSC हो, इनके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का इजी से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक का पूरा कैनवास कवर किया हुआ है. इसमें इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है.
30 इजी टेस्ट है, 30 मीडियम टेस्ट है, 30 डिफिकल्ट टेस्ट है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, ऐसे टोटल 12,000 एमसीक्यूज पेड कोर्स का हिस्सा है। एंड फ्री कोर्स का जो हिस्सा है दैट इज 3,000 प्लस एमसीक्यूज, डेली 25 एमसीक्यूज अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक सिलेबस टॉपिक के, इजी मीडियम एंड डिफिकल्ट, इस 3 राउंड में यूट्यूब फ्री पे डिस्कस होता है। सो इफ यू वांट those details you can contact on this particular number. इस CNA का एंड अदर लेक्चर्स का जो भी इंफोग्राफिक्स है, जो भी PPT है, PDF है, all of those are available on the app जो आप प्ले स्टोर से इन QR कोड को स्कैन करके ले सकते हो। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, अब फिर से बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, हमको उसको समझना है उस आर्टिकल से, वो ज्यादा जरूरी है। उसका जो कंटेक्स्ट है, वो कंटेक्स्ट का एक स्टेटमेंट ही डिसाइफर अगर आप कर लेते हो तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ जाता है। कंटेक्स्ट ये है, what has been observed is despite repo rate cuts and liquidity injections, borrowing costs remain high. रेपो रेट कट कर लिया है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है इकोनॉमी में, उसके बावजूद भी बोरिंग कॉस्ट जो है, मतलब जो लोन कॉस्ट जो है, एक्चुअल लोन कॉस्ट, रियल कॉस्ट ऑफ लोन, वो उसके बावजूद भी ज्यादा है। क्यों? बिकॉज आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन जो है, they are absorbing the rupee liquidity and that is leading to persistent liquidity constraints. ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है, when you read it, most of the students might not understand the meaning of it. जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है उनके लिए भी ये स्टेटमेंट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए we are going to spend some time to discuss this particular statement alone. First part of the statement said, despite repo rates cuts and liquidity injection. रेपो रेट कम करना का मतलब क्या है? What is repo rate? Repo rate is the rate of interest at which banks can borrow money from RBI so that they can lend to the प्राइवेट सेक्टर और जस्ट पीपल लाइक यू एंड मी। तो अगर रेपो रेट कंसिडर करिए कि 5% है, तो एसबीआई आरबीआई से 5% पे पैसे लेगा और जो नॉर्मल कस्टमर्स है उनको वो 10%, 11% या 8% इस इंटरेस्ट रेट पे बोरिंग कराएगा। ठीक है, अब जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो आरबीआई एक्सपांशनरी लिक्विडिटी पॉलिसी यूज करता है। एक्सपांशनरी लिक्विडिटी पॉलिसी का मतलब है कि ज्यादा पैसा मार्केट में जाए, उसके लिए वो क्या करता है, वन ऑफ द टूल्स इज टू रिड्यूसिंग द रेपो रेट। जब रेपो रेट रिड्यूस करके लेट्स से कि 5% की जगह पे अगर उन्होंने 4% कर दिया या 4% की जगह पे 3% कर दिया, तो एसबीआई जो बोरो करके मार्केट में दे रहा है वो भी 8% की जगह पे 7% या 6% से मार्केट में दे सकता है ना। दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज ट्रांसफर ऑफ रेपो टू कस्टमर। टेक्निकल टर्म अलग है, मैं टेक्निकल टर्म नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो अगर आरबीआई ने 5% की जगह पे रेपो रेट 4% किया या 3% किया, तो जो उनसे लेकर मार्केट में देने वाले बैंक्स है वो भी अपना रेट कम कर देता है। इससे मार्केट में पैसा बढ़ जाता है। तो पहले जब 8% से एसबीआई लोन दे रहा था, तो मैं एज अ इन्वेस्टर, कोई कंपनी बिजनेस रन करने वाला हूं, तो मैं अगर 1 लाख रुपए लेता था तो मुझे 1,08,000 रुपया उनको वापस करना पड़ता था। अब जब 6% हो जाएगा तो मुझे 1,06,000 देना पड़ेगा। तो मेरे लिए बोरोइंग कॉस्ट क्या हुई? कम हो गई। करेक्ट? क्यों कम हो गई? क्योंकि ज्यादा पैसा मार्केट में आ गया। राइट? सिंपल। तो आरबीआई ने उस रेपो रेट को कम किया, उसकी वजह से लिक्विडिटी भी बढ़ा दी।
मार्केट में लिक्विडिटी मतलब पैसा बढ़ गया, उसके बावजूद भी जो बोरोइंग कॉस्ट थी, जिस अमाउंट पे मैं पैसा लेना चाहता था, वो कम नहीं हुई है। वो कम क्यों नहीं हुई है? वन ऑफ द रीजंस इज आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशंस। आरबीआई का मल्टीपल जॉब रोल्स है। वन ऑफ द रोल्स, क्रिटिकल रोल ऑफ आरबीआई इज कि रूपी का वैल्यू जो है उसको डेप्रिशिएट ना होने देना, अप्रिशिएट ना होने देना, मतलब रूपी को एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में मेंटेन करना, है ना। तो जब रूपी का वैल्यू कम होने लगेगा, रूपी का वैल्यू कम होने लगेगा का मतलब क्या है कि आज लेट्स से कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज है, ठीक है। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज है। रूपी डिप्रिशिएट होने का मतलब क्या होता है कि अगर $1 इज इक्वल टू बिकम्स 85 रुपीज, $1 इज इक्वल टू बिकम्स से 88 रुपीज, तो इसका मतलब क्या हुआ? रुपए का डिप्रिसिएशन हुआ, मतलब रुपए की वैल्यू कम हुई। अब इस वैल्यू को अगर कम होने से रोकना है तो आरबीआई के पास ऑप्शन क्या बचता है? आरबीआई क्या करता है, जो एक्सेस रुपी है उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। तभी तो मार्केट में जब पैसा कम रहेगा तो डॉलर के सामने रुपए की वैल्यू भी बढ़ेगी, करेक्ट। तो उसके लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई करता है फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन, मतलब आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है जिसमें अमेरिकन डॉलर्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सप्लाई ज्यादा है रुपीस का, डिमांड कम है, इसलिए $1 का $1 इक्वल टू 80 रुपीज से 85 हो गया, 87 हो गया, 88 हो गया। तो अब सप्लाई साइड क्रंच करने के लिए या डिमांड को बढ़ाने के लिए आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन रन करता है। मतलब क्या करेगा कि अपने पास जो डॉलर पड़े हुए हैं उनको मार्केट में एक्सचेंज में लेकर आएगा। लेट्स से कि $1 लाख आरबीआई ने निकाले और मार्केट में दे दिया और उसके बदले रुपए ले लिया, तो मार्केट में गया क्या? डॉलर्स। एब्सॉर्ब क्या हुआ? रुपए। तो रुपए एब्सॉर्ब होने की वजह से अब जो सप्लाई है वो कम हो गया रुपीस का, तो रुपीस का डेप्रिसिएशन जो हो रहा था वो कम हो गया। इनफैक्ट रुपी विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, मतलब रुपये की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो in order to restrict the falling of rupee, depreciation of rupee, आरबीआई को डॉलर्स बेचने पड़ते हैं। जब वो डॉलर्स बेच रहा है तो अपने पास क्या ले रहा है? रुपए ले रहा है ना, तो मार्केट से वो रुपए तो वापस अंदर ले आ रहा है। तो जब ये 5% से 3% को गया और ये एक्सेस पैसा जो मार्केट में गया वो वापस किसने ले लिया? आरबीआई ने ले लिया, क्योंकि आरबीआई की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि डॉलर के सामने डेप्रिसिएशन को रोका जाए। सो दीज ऑपरेशंस आर रेफर्ड एज आरबीआई's फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशंस। तो नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, इफ यू रीड दिस स्टेटमेंट कि रेपो रेट कट कर दिया, लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दिया, फिर भी लिक्विडिटी लूप नहीं ले रहा है, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट जो है वो अभी भी ज्यादा ही है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आरबीआई एक साइड में रेपो रेट कम कर रहा है और दूसरे साइड में फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशंस भी कर रहा है, और वो फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन जो है दोज आर एब्सॉर्बिंग द लिक्विडिटी गॉटन इनटू द मार्केट बाय रिड्यूसिंग ऑफ रेपो रेट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझाना था मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट सो दैट no doubt is left in your mind. All right, how to exit this liquidity loop, ये आर्टिकल डिस्कस करता है। इन्होंने कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। द सोल्यूशन इज, मतलब कंसर्न्स पहले देख लेते। कंसर्न्स ये है कि आरबीआई जो है लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन जो है वो उसी लिक्विडिटी को वापस एब्सॉर्ब कर लेता है। वी जस्ट डिस्कस्ड इट। दूसरा, जो टाइट सिस्टम लिक्विडिटी है, मतलब एक होता है आपका एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन एक्सपांशनरी हो या मॉनेटरी हो, अगर वो टाइटली रेगुलेटेड है तो टाइट जो आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अगर ऐसा लिक्विडिटी सिस्टम है तो इट रेजेस द बॉन्ड यील्ड्स एंड लेंडिंग रेट्स। ऑब्वियस सी बात है, पैसा अगर कम है मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, क्योंकि लोन लेने वाले ज्यादा लोग हैं, तो 10% के जहाँ पे 11% पे देंगे, क्योंकि लोगों को लोन चाहिए, पैसा कम है,
पैसा ज्यादा होता तो 10% पे सबको मिल जाता, पैसा ज्यादा होता तो 10 के जगह पे 9% को मिल जाता। सो लेंडिंग रेट बढ़ जाता है क्योंकि मनी एब्सॉर्ब हो गया एंड बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। बॉन्ड यील्ड इज इकोनॉमिक्स का डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये वो यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, आपके इकोनॉमिक्स के लेक्चर में उसको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। थर्ड इज वीक मॉनेटरी ट्रांसमिशन डिस्पाइट अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। वीक मॉनेटरी ट्रांसमिशन वही है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, बस मैंने टेक्निकल वर्ड यूज नहीं किया था कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट को 5% से 3% कर दिया तो इसका कोई कंपल्सन नहीं है कि आरबीआई एसबीआई 8% से 6% कर देगा। एसबीआई शायद 8% से 7.5% करेगा या शायद 8 ही रखेगा, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसको कि एसबीआई को 8% रखना, 7.5 रखना या 6 रखना, राइट। तो यहाँ पे चेंज किया, लेकिन क्या वो आगे ट्रांसमिट हुआ एक्चुअल बैंकिंग रेगुलेशन में, एक्चुअल बैंकिंग सिस्टम है, तो वीक मॉनेटरी ट्रांसमिशन है, ठीक है। एंड ऑल्सो रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बैंक्स एंड बोरोवर्स। दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट यू विल बी लर्निंग इन योर इकोनॉमिक्स लेक्चर। बस वो स्टेटमेंट का मीनिंग समझाना, इट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्लीज अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। Why does RBI foreign exchange intervention often lead to tightening of rupees liquidity? Options are: it increases government borrowing from market, it absorbs rupee liquidity while managing exchange rate volatility, it directly raises the repo rate, it reduces credit demand in the economy. Correct answer is B. It absorbs the rupee liquidity while maintaining exchange rate volatility. ठीक है, you can pause the video and attempt this answer yourself one more time.
ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड आर्टिकल. Third article is regarding the medical condition जहां पे it was observed कि एक मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया. ये थोड़ा दुखदायक है बट विल ट्राई एंड स्टडी इट ऑब्जेक्टिवली. थैलासेमिया एक डिसीज होता है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है. आप इसको कैंसर भी कह सकते हो. ये जो थैलासेमिया है ना, उसमें ब्लड चढ़ाना पड़ता है. इस थैलासेमिया में 6 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड दिया गया एट अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. इसके बारे में जितना बोलोगे उतना कम है, जितना गुस्सा आ सकता है वो कम है. एनीवेज, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, कोर इशू क्या है? एक, जब ब्लड दिया गया तो उसके पहले उसकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई, उसका क्वालिटी चेक क्यों नहीं हुआ, क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म जो थे वो क्यों स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए गए. अगर हॉस्पिटल गवर्नेंस एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है तो उसमें लैप्सेस क्यों नहीं होते, क्यों काउंटर नहीं हो रहे? ये जो लैप्सेस इन हॉस्पिटल गवर्नेंस है, और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी, अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर होगी? जिन डॉक्टर ने ये किया, क्या आप उनको भगाओगे? जिन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया उनको भगाओगे? या जहां से ब्लड आया और उसके बावजूद क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं एस्टैब्लिश किया, ना फॉलो किया, उनको भगाओगे? किसके ऊपर एक्शन लोगे? ये अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म कहाँ एस्टैब्लिश होगा? जो पेशेंट्स है जिनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, जिनको थैलेसेमिया, जिनको रेगुलरली हर महीने, हर 15 दिन में जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, अगर इन लोगों की वल्नरेबिलिटी के लिए अश्योरेंस कौन प्रोवाइड करेगा? इनके वल्नरेबिलिटी का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा है सिस्टम. फोर्थ इज जो ओवरसाइट है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, ध्यान रखने की जो जरूरत होती है, वॉच डॉग जो होता है, उसमें गैप्स है, उनको फील कौन करेगा? अब ये जो है, ये हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कहाँ इंपॉर्टेंट आता है? एक आता है गवर्नेंस में, GS2 में, और दूसरा आता है केस स्टडीज ऑफ एथिक्स. जो केस स्टडीज में आपको मेंस में 20 मार्क का क्वेश्चंस आते हैं, वो इस ऐसे केसेस के अराउंड ही घूमते हैं. सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि ऐसे केसेस को आप अच्छे से समझो, पढ़ो, एंड यूटिलाइज देम व्हाइल यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस. Please try and attempt this MCQ. Which of the following is the most critical preventive measure to avoid transmission of HIV through a blood transfusion? A. Increasing the number of blood banks. B. Mandatorily screening of donated blood using standard testing protocols. Limiting blood transfusion only to emergency cases. And D. Privatization of blood storage facilities. Which one is the correct answer? I will request you to pause the video. यहाँ पे मैंने आंसर नीचे लिखा हुआ है, मैं उसको इरेज कर देता हूँ, एंड देन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज बी, मैंडेटरी स्क्रीनिंग ऑफ डोनेटेड ब्लड यूजिंग स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स. ऐसा अगर केस स्टडी आता है तो आपको ये भी तो सोचना होगा कि ब्लड बैंक से हॉस्पिटल में जब आया, कितने स्टेजेस से गया था? जिसने डोनेट किया उसको भी तो पता होगा कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, हाउ कैन आई डोनेट माय ब्लड. अगर उनको नहीं पता था तो जिन्होंने ब्लड लिया उनको तो समझ में आता है ना, क्योंकि टेस्ट करने के बाद ब्लड लिया जाता है. और अगर टेस्ट करने के बाद में भी पता चला तो उसको क्यों नहीं फेंका गया? अब उन 6 बच्चों की जिंदगी का क्या? पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि अगर ऑब्जेक्टिवली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, दिस पर्टिकुलर केस has so many dimensions that ethics ka case study is very much evident from this particular incident. Okay, next article is global oil price rises. Global oil price rises amid renewed attacks on shipping routes in the Red Sea. Red Sea कहाँ पे है? Red Sea जहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से मीट करता है, वहां पे है ना. एक तरफ से वो सुएज कैनल से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ से वो अरेबियन सी से कनेक्टेड है.
थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है, नॉट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ऊपर है, ईरान के पास में नीचे। व्हाट हैज हैपेंड इज, ये जो कमर्शियल शिपिंग है जो रेड सी रीजन से जाती है उसके ऊपर अटैक्स हैव बीन रिन्यूड। This has raised the concerns over energy supply chains and leading to a spike in global crude oil price. कहीं पे भी किसी भी इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए एनर्जी इज अ नेसेसिटी, एनर्जी उनका फ्यूल है जिसके बेसिस पे वो ग्रो करता है। अगर उस फ्यूल में कहीं ब्रेक लगता है तो इट इम्पैक्ट्स द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो इसीलिए जो फ्यूल है मतलब एनर्जी सिक्योरिटी है उसका कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी होता है। ऐसे अगर अटैक होने लग गए सोमालिया के कोस्ट पे, जिबूती के आसपास जहां से रेड सी से बाहर निकलते ही है लार्ज शिप्स, उससे अगर अटैक होने लग गए तो सप्लाई चेन ब्रेक हो जाती है। अगर आप उस मैप को अगर देखोगे, उस मैप को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये रेड सी इस कुछ इस तरीके से बाहर आता है, ऐसे जाता है ना। तो यहाँ पे यमन है, यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे सोमालिया है। इस रूट से बाहर आने वाले जो शिप्स है उनके ऊपर अटैक हो रहे। अब नोटिस करोगे तो ये अटैक सिर्फ सोमालियन पायरेट्स नहीं कर रहे, हौती रेबल से भी कुछ एलिमेंट ऑब्जर्व किया गया तो हौती रेबल से भी करे। हौती रेबल्स कौन है? हौती रेबल्स यमन में गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया और हौती रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है इरानियन रेजिम। तो ईरान और सऊदी अरेबिया का बीच का जो वॉर है ये प्रॉक्सी वॉर यहाँ पे लड़ा जा रहा है, जो हम लोग ने कल के सीएनए में, परसों के सीएनए में हाइब्रिड वॉरफेयर मॉडल डिस्कस किया था, उसका ये जीता जाता एग्जाम्पल है। लेकिन वो हाउतीस को या सोमालियंस को पैसे की जरूरत है लड़ने के लिए, जितना वहां से आ रहा है ठीक है, और ज्यादा के लिए जो रोग एलिमेंट है वो अटैक कर रही है शिप्स के ऊपर। So that is why the security of shipping lanes is of utmost importance. Unless we have that, we will not be able to have energy security. इसमें कोर कंसर्न क्या है कि देयर इज अ थ्रेट टू क्रिटिकल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऊपर से जब अटैक बढ़ जाता है तो ट्रैवल शिपिंग करने वाले जो उनको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, तो इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो इंश्योरेंस कंपनी को जब ज्यादा पैसा देना पड़ता है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके उस प्रीमियम अगर पहले लेट्स से 1 लाख रुपए था और उसमें कवरेज 1 करोड़ था, लेकिन ज्यादा अगर उसके ऊपर अटैक होने लग गए और ज्यादा शिप मांगने लग गए तो उन इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि अब पैसा देना पड़ेगा, तो वो प्रीमियम बढ़ा देते, फिर 1 लाख की जगह पे 3 लाख कर देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपेइंग हैज इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। तो उसकी वजह से जो कॉस्ट है, अगर अटैक ना भी हो तो इंक्रीज इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से वो जो आने वाला फ्यूल है उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है। रिस्क ऑफ सप्लाई साइड इन्फ्लेशन ड्यू टू leading to rising prices of energy. Also, vulnerability of global trade to regional geopolitical conflicts. ये भी एक रोल प्ले करेगा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के इस शॉक में। ये एमसीक्यू आप वीडियो पॉज कर लीजिए, ये एमसीक्यू को सॉल्व करिए, मैं आंसर्स को कवर कर देता हूं। अटेम्प्ट करिए इस एमसीक्यू को। डिसरप्शंस इन रेड सी शिपिंग रूट्स आर लाइकली टू अफेक्ट इंडिया मेनली थ्रू reduced agricultural exports, increased defense expenditure, higher energy import cost and inflationary pressures, or decline in tourism revenues. Please mark your answers. The correct answer would be C. Higher energy imports cost and leading to inflationary pressures. Let's move on to the final article. साइक्लोन डिटवा, ये अभी रिसेंटली आया हुआ था, 1 हफ्ते पहले। इट हैज लेफ्ट श्रीलंकन विलेजेस स्ट्रगलिंग फॉर वाटर। कंटेंट आप पीडीएफ से पढ़ लेना। इसमें हमारे लिए एग्जाम से इंपॉर्टेंट 2 चीजें। फर्स्ट,
नाम ऑफ ये नेम जो है इसका, ये फैक्चुअल एग्जाम में आ सकता है, दिटवा, जो 2025 में टुवर्ड्स द लास्ट दिसंबर में आया हुआ, नवंबर दिसंबर में श्रीलंकन कोस्ट पे। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये क्यों हुआ है, वाटर शॉर्टेज क्यों बिल्डअप हुआ। ये इसलिए बिल्डअप हुआ है कि कोई भी डिजास्टर हो, कोई भी स्पेशली वाटर बॉर्न डिजास्टर अगर है, फ्लड्स आ जाते हैं, तो उससे वाटर कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ बहा कर ले गया, बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत जानवर मर जाते हैं, पानी निकल जाता है, वो मरे हुए जानवर वहीं पे रहता है, कहीं जाके फंस जाता है। जब वो मरने के बाद जब वो डिटोरिएट होता है, जब उनकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है, तो सारा जो गंद है वो आसपास के ड्रिंकिंग वाटर में चला जाता है, एंड दैट लीड्स टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर फर्स्ट। सेकेंड, जो आपके प्यूरिफायर्स है, वाटर के ऊपर रिसाइकलिंग करने वाले जो जगह है जहां पे आपको पीने का पानी बनता है, अगर वो भी फ्लड के अंदर चले जाते हैं तो उनका फंक्शनिंग जब तक वो रिपेयर ना हो तब तक के लिए बंद हो जाता है। तो कुछ 15, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ डैमेज इट हैज कॉस्ट, सम विल गेट क्लियर्ड, ठीक हो जाएंगे 2 दिन में, कुछ हो जाएंगे 20 दिन के बाद। तो उन 20 दिन में, 25 दिन में पानी का शॉर्टेज डेवलप होगा, और जो पानी अवेलेबल होगा वो कंटेमिनेटेड होगा। दिस होल इशू इवन आफ्टर द डिजास्टर वाज कॉज्ड बाय फ्लड्स, पानी की वजह से हुआ था, येट दे आर फेसिंग द वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज कौन सा वाटर? सैनिटेशन वाला जो वाटर होता है ना, सैनिटाइज मतलब अच्छा पीने लायक पानी। बस इतना ही हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इससे हमको ये सीखना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में व्हेनेवर यू आर डीलिंग विथ वाटर बॉर्न डिजास्टर, बी फ्लड, बी फ्लैश फ्लड और साइक्लोन, उसमें द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इन द डोमेन ऑफ हेल्थ और रिस्टोरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वाटर सप्लाई मैनेजमेंट। ये बहुत क्रिटिकल होता है, और मोर ऑफन देन नॉट इट गेट्स इग्नोर्ड, क्योंकि हम सिर्फ खाने पे फोकस कर देते हैं, शेल्टर पे फोकस कर देते हैं, इसके ऊपर फोकस रह जाता है, एंड दिस कॉजेज हेवॉक। This is the MCQ. I would expect you to pause the video and answer. Post-cyclone drinking water crisis mainly occurs due to contamination of water sources and damage to the treatment infrastructure. ये PDF का एक्सेस आप एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हो, एंड अगर आपको कोई रिकमेंडेशंस है, कोई सजेशंस है, वी आर ऑलवेज ओपन टू लिसन टू योर सजेशंस, एंड वी आर स्ट्राइविंग टू बेटर आवर प्रोडक्ट एवरी डे। ये स्मार्ट बुक्स है जो आप एसएमएस मीडियम में भी अवेलेबल है। यू कैन गेट दिस स्मार्ट बुक्स बाय कॉन्टेक्टिंग ऑन दिस नंबर। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन टुमारो with CNA, as well as stay tuned for Prefit YouTube lectures. Have a good day.